हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हम में। दोस्तों, आज हम टेस्ट 9 करेंगे और ये विटामिन एवं पोषण से संबंधित सारे क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। हमने इसके पहले भी एक वीडियो विटामिन का बना करके डाला है, जिसमें सारे क्वेश्चंस लगभग आपको मिल जाएंगे और अधिक से अधिक उस पर समझाया गया है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो को पहले देख लें, फिर आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि भविष्य में हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन आपके विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें, फिर हम आगे बताएंगे। इसका आंसर है विटामिन। विटामिन की जो खोज या फिर आविष्कार जो है वो 1912 में कैसमिर फंक ने किया था, 1912 में। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। विटामिन्स क्या होते हैं? सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, इसलिए एकदम ध्यान से करिए। इनके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताएंगे, तो उनको हो सके तो नोट करते जाइए या फिर वीडियो को कई बार देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक। जो विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक से होते हैं। ठीक है, शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, किसके बिना भी पौधे अपना विकास कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम जो है ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों के विकास के लिए 16 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया और 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक मैक्रो क्वांटिटीज होती है, जिन्हें हिंदी में हम बृहद मात्रा कहते हैं। दूसरा माइक्रो क्वांटिटीज होती है, जिन्हें हिंदी में हम सूक्ष्म मात्रा कहते हैं। तो जो बृहद मात्रा में आते हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए, पौधों के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और द्वितीय में जो आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। ये पौधों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अधिकतर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ये है सोडियम। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? इसका ऑप्शन है बोरान, जस्ता, सोडियम, ताम्र। अनिवार्य सूक्ष्म पोषक पौधों के लिए नहीं है, तो इसका आंसर है वही सोडियम। सोडियम के बारे में अभी हमने आपको सारी चीज़ें बताई है कि पौधों के विकास के लिए कौन कौन से तत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन से तत्व नहीं। तो सोडियम इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। ठीक है, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भोजन के प्रति वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वसा में। वसा में जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन के उपापचयी जारण में 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए
वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों में हैं, दोनों से हैं, ठीक है ना। तो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा किससे अधिक है? वसा से। ठीक, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्त रुग्णता, इसी को रिकेट्स कहते हैं। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये तो पहला सही है। दूसरा है नायसिन पेलाग्रा, ये भी सही है। ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में सब कुछ बताए हैं, आप उनको देखें। सबके रासायनिक नाम, सबकी कमियों से होने वाले रोग, उनसे संबंधित कौन से हमें स्रोत हैं जिससे हम अधिक से अधिक पाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। कोबालामीन संघातित रक्ताल्पता, जिसे हम दूसरी भाषा में जो रक्त की कमी कह सकते हैं, ठीक है। और रिबोफ्लेविन से बेरीबेरी। यही आंसर आपका ये गलत है, ठीक है ना। रिबोफ्लेविन से बेरीबेरी नहीं, विटामिन B1 से होती है कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। तो यहाँ पे अगर थायमिन होता रिबोफ्लेविन के जगह तो आंसर सही होता, ठीक है। और रिबोफ्लेविन जो है विटामिन 2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो होता है वो भार कम होता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, जो साइट्रस कहलाता है खट्टे फलों को, तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा ऐसा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन भी सी है और विटामिन भी सी है। विटामिन सी है जो वो खट्टे फलों में, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। और यह चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों को डेंटिन के निर्माण करने, कोलेजन तंतुओं के निर्माण करने, इन सब से में सहायक होता है। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह स्कर्वी रोग होता है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी से ही घाव को भरा जा सकता है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ऑप्शन है आपके आम, पपीता, आंवला, बेर। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आपका आंसर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो सी किस में सर्वाधिक पाया जाता है? अभी हमने जब विटामिन सी के बारे में सब कुछ बताया है तो उसी समय बताया कि आंवला, नींबू, संतरा, इन सब चीज़ों में विटामिन सी की प्रचुरतम मात्रा होती है। तो आंसर इसका क्या हुआ? आंसर सी, आंवले की जो आंवला जो होता है ये स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। खून का थक्का किससे बहुत देरी से बनता है? किसकी कमी से? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का बहुत धीरे बनता है। अगर विटामिन के की कमी है तो वह खून का थक्का बहुत ही धीरे से बनेगा और खून का स्त्राव लगातार होता रहेगा, ठीक है। इससे जो होता है कि जिन व्यक्तियों के अंदर विटामिन के की कमी होती है उनका ऑपरेशन सही ढंग से नहीं हो पाता, ठीक है, आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन करते वक्त जब उनको काटा या फिर चीड़ लगाई जाएगी तो उस समय क्या होगा, उनका ब्लड ही रुकेगा ही नहीं, ठीक है, लगातार निकलता रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? नींबू, सूर्य के किरणें, संतरा, काजू। विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। विटामिन डी का जो स्रोत है वह सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है, जो यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाते हैं, मतलब रुधिर में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे मक्खन हुआ, फिर अंडों की जर्दी हुई, इन सब चीज़ों में भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं ये रिकेट्स जो बच्चों में होते हैं, और बड़ों में ओस्टियोमलेसिया, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताया है। आप लोग उससे जा कर के देखें, फिर उसके बाद इस टेस्ट को लगाएं। तो अभी जो इस टेस्ट को लगा रहे हैं लगा लें, इसके बाद उस वीडियो को भी एक बार आप लोग देख लें। तो बच्चों में जो होता है रिकेट्स होता है और वयस्कों में ओस्टियोमलेसिया होता है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका नियासिन पेलेग्रा एकदम सही है। दूसरा है थायमिन बेरी, तीसरा विटामिन डी सूखा रोग, और चौथा है विटामिन के बंध्यापन। अगर आप लोग देखें विटामिन के पे जो बंध्यापन लिखा गया, अभी हमने विटामिन के बारे में बताया है, तो वहाँ पे रक्त का थक्का जमना हो हमने बताया था। तो रक्त का थक्का जमना अगर बंध्यापन की जगह होता तो ये सही होता। ठीक है, और सभी सही हैं। अभी विटामिन बी जो थायमिन दिया गया है इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आया था। थायमिन से बेरी होता है, नियासिन से पेलेग्रा होता है, और विटामिन डी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में जो होता है ऑस्टियोमलेसिया होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से जो होता है, जैसे रतौंधी, या फिर इंग्लिश में कहें तो नाइट ब्लाइंडनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जैसे कहा जा सकता है कि मनुष्यों का एक प्रमुख रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, इसके जो मुख्य स्रोत हैं, जैसे मुख्य स्रोत में अगर कहा जाए तो सबसे पहले गाजर कहा जाएगा, उसके बाद हरी सब्जियां कह सकते हैं, मछली का तेल भी होता है। तो इनसे मुख्य स्रोत मिल सकते हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन है यकृत, आमाशय, तिल्ली, उदर। यकृत, आमाशय, तिल्ली, उदर, कहाँ पर संचित रहता है विटामिन ए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। यकृत में जो है विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और जिसकी कमी से अभी हमने बताया कि रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इतनी जानकारी इससे मिली। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन आपके विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगर हम कहें कि विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के तथा डी इसके अपवाद हैं। अपवाद स्वरूप ये कहा जाए कि संश्लेषित होते हैं, तभी तो आपके शरीर में हमेशा ये तो होड़े नहीं है कि जैसे चोट लगी आपने विटामिन के की गोली खा ली और रक्त का थक्का बनना शुरू हो गया। ये संश्लेषित होते हैं, लेकिन कुछ विटामिन जो हैं जो हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कूट दिया गया है। कथन ए और बी, इनको ध्यान से समझिएगा। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और कूट अधिकतर आईएएस या फिर हायर एग्जाम में ही आते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब इसका कूट देखिए, ए व बी दोनों सही है एवं बी ए की सही व्याख्या है। ए एवं बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे
तो उससे रतौंधी हो जाएगी। ये तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हरी सब्जियां वो खाना बंद कर देगा तो हम ये देखें कि पूर्णतः अधिकतर सभी विटामिन हरी सब्जियों में पाई जाती हैं, तो केवल रतौंधी ही नहीं बहुत सी बीमारियां उसे हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। सही है, विटामिन ए की अगर वो हरी सब्जियां खाएगा नहीं खाएगा तो विटामिन ए की कमी होगी होगी, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि गाजर, हरी सब्जियों में, इन सब चीज़ों में क्या है, विटामिन ए की प्रचुरतम मात्रा होती है। तो ऑप्शन डी होगा। ए गलत है परंतु बी सही है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। अब सबके रासायनिक नाम आपको याद रहेंगे तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। और जो वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है उसमें सभी विटामिन्स के अलग अलग रासायनिक नाम दिए गए हैं। आप वहां जा करके एक पेज पे नोट करके लिख करके याद करिए, क्योंकि लिखने से आपको अधिक से अधिक चीज़ें याद रहती हैं और बहुत जल्दी नहीं भूलती हैं। ठीक है, तो साइनोकोबालमीन है कौन सी विटामिन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? साइनोकोबालमीन। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, थायमिन है कौन सी विटामिन है? थायमिन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसी में आ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन तो एकदम गलत नहीं करना चाहिए। थायमिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है आपके विटामिन सी, विटामिन B2, B6, B1। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, B1। B1 जो है थायमिन, B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगर विटामिन B1 की बात कर ले हम तो इसे फंक महोदय ने 1912 में चावल की छिलन से पृथक किया था। चावल की छिलन मतलब चावल की भूसी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1934 में जो है विलियमसन ने इसे विशुद्ध रूप से पृथक किया। विशुद्ध रूप से मतलब और क्लियरिटी इस चीज़ में लाए। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी भी ऑप्शन में जिसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। विटामिन B2 भी है, विटामिन B6 भी है, इनका रासायनिक नाम भी है। जैसे B2 का है राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का जो है पायरिडॉक्सिन। इतने जानकारियां हम इस क्वेश्चन से प्राप्त करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और सी दोनों। जल में घुलनशील विटामिन, तो इसका आंसर है विटामिन बी और सी दोनों। यहाँ पे विटामिन बी और सी दिया था, लेकिन दोनों पे आप एक साथ आंसर तो कर नहीं सकते थे क्योंकि एक ही ऑप्शन को चुनना होता है, इसलिए विटामिन बी और सी दोनों था। ऑप्शन डी होगा। विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमारे पास 6 विटामिन है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के। 6 विटामिन होते। बी और सी ये जो हैं ये जल में घुलनशील अभी हम लोगों ने पढ़ा। और जो जितनी भी विटामिन बची, चाहे ए, डी, ई, के कह लें, चाहे के, ई, डी, ए कह लें, ये जो हैं ए, डी, ई, के, यही आपका बी ऑप्शन है जो वसा में घुलनशील विटामिन होगा। तो हम ये कह सकते हैं 6 विटामिन के पहले लिख लें, बी और सी को हम याद कर लें और सब विटामिन अपने आप याद हो जाएंगे। 6 विटामिन के बस नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा देखिए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके विटामिन ए से रतौंधी सही है, विटामिन ई की कमी से ही रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, बच्चों में रिकेट्स होते हैं और पुरुष वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया होता है, ये बता दिया हमने। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, एकदम सही है। विटामिन सी खट्टेपन की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा हमें नींबू, आंवला और संतरे में मिलती है। बेरी बेरी विटामिन ई से नहीं, विटामिन B1 से अभी हमने बताया कि विटामिन B1 से मिलता है। बेरी की कमी से B1 की कमी से बेरी रोग होता है।
B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन में। सोयाबीन मतलब सोयाबीन का जो बीज होता है उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हम कहें तो प्रोटीन की मात्रा इसमें 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। अधिकतर ये पूछा भी गया है, इसलिए इस पॉइंट को हमने रख लिया इसमें। सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन, 20 से 23% वसा एवं 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आप लोगों को एक जीएस का भी क्वेश्चन इसके साथ बता देता हूं कि मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। वहाँ पे सोयाबीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है आपके ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। गेहूं के रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूटीन। ग्लूटीन जो है, जैसे गेहूं जो होती है, ये गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त कह सकते हैं कि जैसे जो बहुत ही सख्त हो, जिससे अच्छे से पिसाई की जा सके, ठीक है। और जो सख्त गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। इसलिए जो रोटी बनाने का गुण होता है इसको प्रभावित कौन करता है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन करता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है। ऑप्शन आपके नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। प्रोटीन और वसा दोनों कहाँ पे मिलता है? उसमें प्रचुरता है। प्रचुरता का मतलब ये है कि अधिक से अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मूंगफली में। अभी हमने इसके पहले जो एक क्वेश्चन आया था उसमें सोयाबीन आंसर बताया था, और उसमें ये भी हमने बताया था कि उसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 23% और प्रोटीन की मात्रा 40% और वसा जो है 20 से 23% होती है। लेकिन मूंगफली में प्रचुरतम मात्रा में पाई जाती है। अगर मूंगफली में बात करें तो प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, मतलब अगर मांस में जितना पाई जाती है उससे 1.3 गुना पाई जाती है। अंडे से 2.5 गुना और फलों से 8 गुना अधिक होती है। अगर हम देखें कि 100 ग्राम अगर कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है, ठीक है। मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा 48.1% पाई जाती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी और 6000 कैलोरी। कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उससे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4000 कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑप्शन में 4000 है तो हमने 4000 लगा दिया, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ऑप्शन है आपके वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। लंबे समय तक अगर कसरत करना हो तो उसके लिए मुख्य ईंधन क्या हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कसरत के लिए जो मुख्य ईंधन का कार्य करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को अगर कह सकते हैं तो स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है कौन सा है? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन सा तत्व होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फास्फोरस।
फास्फोरस जो है खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक करता है। इस खनिज के जो मुख्य स्रोत हैं जैसे दूध हुआ, पनीर हुआ, अंडे का पीला भाग हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, दाल हुआ, ये सब चीज़ें ये प्रचुर मात्रा में फास्फोरस के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आयरन। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में आयरन की कमी से होने वाला जैसे एनीमिया हो जाता है, और जो शरीर का सुरक्षा तंत्र है, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी जो होता है वो दुर्बल हो जाता है, जिससे किसी प्रकार का, जैसे आपको थोड़ा सा बुखार हुआ तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको कितना दिक्कत है, आप चल फिर नहीं सकते। तो एनीमिया का कमी यही होती है, जब खून की कमी हो जाती है आपके अंदर तो यही होता है कि आलस बना जाएगा, कोई काम करना नहीं चाहेंगे, तो ये चीज़ें हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? ऑप्शन आपके माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही, लैक्टोज को अगर हम कह सकते हैं तो प्राकृतिक शर्करा है। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और इसी के कारण जो हल्की मिठास होती है दूध में, इसी के कारण होती है। ये जो सुक्रोज दिया गया ये फलों में पाया जाता है। सुक्रोज जो है वो फलों में जो मीठापन होता है सुक्रोज के कारण ही होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? जो फट जाता है दूध, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। इनमें से किस बैक्टीरिया के कारण दूध का फटना या फिर दूध का खराब होना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही यह दूध खराब हो जाता है। अगर हम एक बात ये भी कह लें कि अगर लैक्टोबैसिलस ना होता तो दूध दही बन ही नहीं पाता। ठीक है, ये इसे कहें तो एक महत्वपूर्ण जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होता है जो पाचक नाल में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। जो गाय के दूध में हल्का पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं जैंथेलिन, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी12, कैरोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध में हल्का पीला रंग आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कैरोटीन। कैरोटीन जो है जो इसी के कारण गाय के दूध में हल्का पीला रंग आता है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन आपके पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, जो हमारे शरीर में होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन जो है ये दूध पचाने वाला एंजाइम होता है, जो दूध को घुलनशील प्रोटीन केसिन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। ये शिशुओं में जठर रस, जैसे बाइल जूस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में जठर रस में यह नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वयस्कों को दूध नहीं दही खानी चाहिए, और बच्चों को जो दूध पी सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, उसमें और भी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ऑप्शन आपके 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। कितने वर्ष में ये जो हैं लुप्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 8 वर्ष। 8 वर्ष में जो है ये लुप्त हो जाते हैं।
जो एंजाइम होते हैं ये लुप्त हो जाते हैं। इसलिए 8 वर्ष से बड़े लोगों को दही खानी चाहिए और 8 वर्ष से छोटे लोगों को दूध खा सकते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे करके हम कहें कि 2 साल की आयु से ही कम होने लगता है और 6 से 15 साल की आयु तक पूर्णतः यह खत्म हो जाता है। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूध का धवल रंग यही वर्ड आया हुआ है पेपर में और वैसे ही हमने लिखा है। धवल रंग मतलब होता है कि वाइट अगर हम कहें कि सफेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन है लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। धवल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैसीन। कैसीन जो है ये फास्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। इसी के कारण जो धवल रंग होता है दूध का, इसी की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। किससे ऊतकों का निर्माण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रोटीन से। प्रोटीन से जो है वो ऊतकों का निर्माण होता है। अगर शरीर में ऊतकों का निर्माण करना है तो प्रोटीन की आवश्यकता जरूर होगी। ठीक है, ये रहे 35 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो साइंस से रिलेटेड था। ऐसी सीरीज हम डेली 8 बजे शाम को लेकर के आते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें वहाँ पे उसके आंसर्स भी लगाए गए हैं। ठीक है, आप उन्हें PDF को डाउनलोड कर लें और उन पे प्रैक्टिस करें। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पे शामिल किया गया है। अपने मित्रों को भी शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, जिससे अधिक से अधिक लोग डेली जुड़ सकें। धन्यवाद।